of Railways for reply, please. थैंक यू सर। मैं आरंभ में माननीय चेयरमैन सर आपको धन्यवाद देता हूं। इतनी शांति के साथ इतना सभी ने अपने अपने लॉजिकल पॉइंट्स अच्छे तरीके से किए, बहुत अच्छे वातावरण में डिबेट हुआ, उसके लिए आपको धन्यवाद, चेयर को धन्यवाद, माननीय सभी सदस्यों को धन्यवाद। मैं उस पर आ रहा हूँ। उसके बाद में मैं माननीय सांसद सदस्यों को सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत अच्छे सुझाव आए और कई अच्छी नोक-झोंक भी हुई। एक ऐसा ही वातावरण हमेशा रहे डिस्कशन में तो डेमोक्रेसी की वैल्यू बढ़ती है, लोगों का विश्वास इन सब इंस्टीट्यूशंस में बढ़ता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सबने जो सुझाव दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चेयरमैन सर, मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं एक बहुत ही साधारण कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का एक श्रृंखलित एक डिसिप्लिन्ड सिपाही हूँ। उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपने जो आज सुझाव दिए, जिस तरह के मान्यवर सांसदों ने जिस तरह के पॉइंट्स रेज किए, कई तर्क आए सामने, उस सब के लिए धन्यवाद। वो सब उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए ज़रूर मेरे काम में आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये जिम्मेदारी दी तो उन्होंने अपना विजन शेयर किया। आप सब जानते ही हैं, प्रधानमंत्री जी रेल से बचपन से जुड़े हैं। वो एक अभाव वाली ज़िंदगी से निकल चुके हैं, देख चुके हैं कि इस तरह की ज़िंदगी क्या होती है, रेल की प्लेटफॉर्म की ज़िंदगी क्या होती है, पटरियाँ क्या होती है, ट्रेन आती है, किस तरह से माहौल क्या होता है, स्टेशन क्या होता है, सब अच्छे से समझते हैं। उन्होंने अपना पूरा विज़न समझाया और उस विज़न की मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स अगर आप जानेंगे तो आप भी जानेंगे कि वाकई रेलवे का भविष्य किस दिशा में जाना है। वो एक बहुत ही अच्छा भविष्य है। प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो हमें विजन दिया वो था कि हमें एक आम नागरिक की, क्योंकि हमारी पार्टी भारतीय जनता की पार्टी है, एक आम नागरिक की जिंदगी में क्या परिवर्तन ला सकते हैं रेलवे के जरिए से, वो सबसे पहले सोचो। किस तरह से हम रेलवे का एक जो एक्सपीरियंस है, चाहे स्टेशन हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे सेफ्टी हो, चाहे हमारे अफसरों का व्यवहार हो, वो सब कैसे परिवर्तन हो, उस पर फोकस करना। दूसरा, आत्मनिर्भर भारत। किस तरह से हम हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है, एक रेलवे सिस्टम को अच्छे तरीके से, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इस सिस्टम को चलाने के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है, उसमें कैसे हम लोग आत्मनिर्भर हों। और तीसरा बहुत बड़ा संकल्प लिया कि राष्ट्र निर्माण के इस यज्ञ में, ये जो अमृत काल है, इस अमृत काल में रेलवे शुड बिकम द इंजन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द एंटायर इकोनॉमी। इस तरह से इस विजन को दिया और हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। यथासंभव क्या करना चाहिए, किस तरह से क्या प्रयास करना है, उस सब में पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, सभापति जी, मान्यवर LOP साहब ने स्वयं रेल मंत्री थे, मैं बहुत उनका सम्मान करता हूँ और इनके समय में कई ऐसी बातें हुई, कई ऐसे डिसीजंस हुए जो कि अगर शायद जल्दी होते तो उसका भी फायदा होता। लेकिन एक परिस्थितियाँ ऐसी थी, उन्होंने कहा कि 2014 से ही शायद आपकी ज़िंदगी शुरू होती है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप ये कह रहे हैं, क्योंकि आपने इस मंत्रालय को संभाला है और आपने तो स्वयं एक बहुत लंबा पॉलिटिकल करियर आपका रहा है। आपने ये भी कहा है कि कुछ नहीं हुआ है, केवल प्रचार ही हुआ है। ये भी कहा कि कभी मुर्गी की बातें हुई, कभी मसाले की बातें हुई। मुझे पता नहीं मुर्गी मसाले में क्या इंटरेस्ट है, लेकिन मैं रिकॉर्ड स्ट्रेट करना चाहूँगा सर, और रिकॉर्ड पे चीज़ें रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो वक्तव्य रहता है, यहाँ पे जो भी बात होती है, वो आगे आने वाली जनरेशन्स उनको स्टडी करती है, देखती है क्या बातें हुई। अध्यक्ष जी, मैं केवल कुछ आंकड़े आपके पास रखूँगा। मान्यवर हमारे सांसद श्री डेरेक ओब्रायन साहब ने भी कहा कि हमारे पास विजन था, हमने विजन दिया, विजन डॉक्यूमेंट बनाया, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट था, मैं मानता हूँ बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट था, बस फुल स्टॉप, विजन फुल स्टॉप। उसके आगे क्या? एक्शन कुछ नहीं, केवल एक्शन, केवल विजन की बात, केवल बात करना, केवल
सामने एक ड्रामेटिक तरीके से रख देना, लेकिन एक्शन कुछ नहीं। मैं अध्यक्ष जी, मैं सभापति जी आपके सामने रखना चाहूंगा जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं। हम सब जानते हैं रेलवे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की। सबसे बड़ी जो समस्या थी पिछले 60-70 वर्षों से, जिस तरह से रेलवे को कैपिटल चाहिए था उतना कैपिटल रेलवे में कभी लगाया नहीं गया। कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़े कारण का सबसे पहले कैसे प्रधानमंत्री जी ने समाधान किया उस पर भी मैं आऊंगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अध्यक्ष जी 9 से 14 के बीच में मात्र 45,980 करोड़ होता था। रेलवे जैसी संस्थान में जिस साइज का हमारा नेटवर्क है, जिस साइज जितने हमारे यहाँ पैसेंजर्स जाते हैं, जो हमारे देश की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से वो कुछ भी नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने आते ही सबसे पहले इसको डबल किया। 9 से 14 में जो 45,000 था करीब करीब, 14 से 19 में उसको डबल करके 99,511 किया। वहीं पे रुके नहीं, उसको आगे बढ़ाते रहे। इस साल 2,45,800 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट बजट में एलोकेशन किया। उनका आशीर्वाद हमें मिल गया। अब हमारी क्षमता कितनी है काम करने की वो हम पे निर्भर करेगा। इसके लिए हमें सबको मेहनत करनी पड़ेगी और साथ ही साथ राज्यों को भी। दिस इज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। मेरा निवेदन है सभी माननीय सांसद महोदय से, सभी राज्यों को भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और उसके साथ सबका प्रयास भी लगेगा। आप सब साथ दें, सहयोग दें। आप 2 कदम चलें, हम 5 कदम चलने के लिए तैयार हैं। ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है कहीं पे। कोई देयर इज एब्सोल्युटली नो क्वेश्चन ऑफ discriminating against any region or any state. Work together, let's make sure that the vision for the country which Honorable Prime Minister has given, we realize that and we act on it. चाहे बहुत सारे विषय जो मेरे कई सांसद साथियों ने भी इधर से उधर से सब तरफ से कहे, चाहे कोई भी आप पैरामीटर ले लीजिए, उस पे जो काम हुआ है, केवल विजन नहीं, काम हुआ है, उस काम को अगर आप देखेंगे तो आपके सामने डेटा है, आपके सामने फैक्ट्स है। न्यू ट्रैक्स जिसमें कि न्यू लाइन, गेज कन्वर्जन, डबलिंग और ट्रिपलिंग और मल्टी ट्रैकिंग है, उसमें देखें 9 से 14 में अगर देखते हैं हम 2009 से 2014 में मात्र 1520 किलोमीटर पर ईयर, डबल होके ऑलमोस्ट 2531 किलोमीटर पर ईयर। और इस साल का टारगेट इससे भी ज्यादा लिया हुआ है। करेंगे कोशिश कि 3,000 से ज्यादा इस वर्ष हम बढ़ाएं। इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत बड़ा एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन था, क्योंकि 2014 में जब कार्यभार संभाला इस सरकार ने, तब प्रधानमंत्री जी ने सारा रिव्यू किया। बाकी देश में जिस तरह से एक पॉलिसी पैरालिसिस वाली सिचुएशन थी, वो रेलवे में भी थी। किस दिशा में जाना है? इलेक्ट्रिफिकेशन की दिशा में जाना है, डीजल की दिशा में जाना है, मल्टी गेज है, उसको सारे के सारे एक मिशन मोड में यूनिगेज कर देना है। किस तरह से आगे जाना है उसके बारे में कोई भी क्लियर चाहे आपने विजन डॉक्यूमेंट बनाया, लेकिन कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं थी। केवल मैं कई पुराने भाषण भी सुना ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर्स के, ये ट्रेन चलानी है, वहां पे ये प्लेटफॉर्म का ये करना है, इसके अलावा कोई क्लैरिटी कहीं पे नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आने के तुरंत बाद में ये बड़ा फैसला लिया, हमें डीजल से हटना है, हमें इलेक्ट्रिसिटी पे जाना है, और उसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। 2009 से 2014 के बीच में जहां मात्र 608 किलोमीटर पर ईयर कमीशन होता था इलेक्ट्रिफिकेशन, वो 2014 से 19 के बीच में 3,440 किलोमीटर पर ईयर। ऑलरेडी हम लोग करीब 50,000 किलोमीटर के आसपास पहुंच चुके हैं इलेक्ट्रिफिकेशन में, और इसको कंप्लीट करना है। आज हम लोग और एक इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि आगामी 30 वर्षों के हिसाब से, 40 वर्षों के हिसाब से अगर सोचें तो क्या हमको 2x25 kV पे जाना चाहिए। अभी हम 25 kV की इलेक्ट्रिसिटी का जो नेटवर्क है 1960s में अप्रूव हुआ था, 1960s में एक टेक्नोलॉजी का अप्रूवल हुआ था। क्या उससे नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए? उस पर भी बहुत जल्दी डिसीजन लेके 2x25 के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ये भी एक इतना महत्वपूर्ण फैसला है क्योंकि आगामी वर्षों में
जब रेलवे को जरूरत पड़ेगी ज्यादा पावर की, ज्यादा ट्रैक्शन पावर की, तब ये फैसला नहीं लिया जा सकता। आज से 10 साल आगे सोच के आज ही फैसला लेना पड़ेगा। इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। सभापति जी, नॉर्थ ईस्ट के बारे में कई मित्रों ने कहा, और विशेषकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में कहा कि वो नॉर्थ ईस्ट से आते थे, इसलिए उन्होंने बहुत काम किया। मैं मानता हूं जरूर उस वक्त एक शुरुआत हुई थी, लेकिन वो शुरुआत सफिशिएंट नहीं थी। नॉर्थ ईस्ट के जो एस्पिरेशंस हैं, उन एस्पिरेशंस को केवल और केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया, और उसके रिजल्ट आपके सामने हैं। आज अगर आप जाएं, मणिपुर जाएं, त्रिपुरा जाएं, किसी भी स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में जाएं, जो काम की गति है वो काम की गति दिखती है, और आंकड़े आपके सामने हैं, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। 2009 से 2014 के बीच में मात्र 2122 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता था नॉर्थ ईस्ट में, उसको ऑलमोस्ट 2.5 गुना बढ़ा के मोदी जी ने 2014 से 19 के बीच में 5531 करोड़ किया, और वहां पे रुके नहीं है। इस वर्ष 9970 करोड़ नॉर्थ ईस्ट के लिए एलोकेशन है, और काम दिख रहा है। जो भी साथी जाए नॉर्थ ईस्ट, जाके देखें आप, वास्तव में वहां पे काम दिख रहा है। फ्रेट कॉरिडोर की बात आई, विजन डॉक्यूमेंट हमारे समय में किया गया था, ये कॉन्सेप्ट नोट हमने दिया था, ये किया था, हमने ये काम किया। काम क्या किया? अच्छी बात है, आपने एक डॉक्यूमेंट दिया, अच्छी बात है, आपने कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन क्या देश केवल कॉन्सेप्ट पे चलेगा? आपको काम तो दिखाना पड़ेगा ना। तो काम की बात अगर करें, 2004 में जब ये कॉन्सेप्ट नोट आया, 2006 में फाउंडेशन स्टोन ले किया गया, और 2014 तक कितने किलोमीटर कमीशन हुए सभापति महोदय? जीरो, सिर्फ जीरो। ये कंडीशन थी। आज कितने किलोमीटर कमीशन हुए? 1010 किलोमीटर। 1010 किलोमीटर। मैं आपका क्रेडिट नहीं छीनना चाहता माननीय एलओपी साहब, मैं किसी का क्रेडिट, हम किसी का क्रेडिट क्यों छीने? आपके क्रेडिट में तो बहुत सारी चीजें हैं, 2G है, कोल है, कॉमनवेल्थ है, बहुत सारी क्रेडिट की चीजें हैं। उनको हमें आपका क्रेडिट नहीं चाहिए, हमें आपका कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, किसी का क्रेडिट नहीं चाहिए। ये आंकड़े आपके सामने है, ये आंकड़े। आई एम नॉट यील्डिंग सर, मैंने ऐसी कोई गलत चीज बोली भी नहीं है। मैंने कोई ऐसा अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं बोला है जिसके कारण मुझे यील्ड करना पड़े। अध्यक्ष जी He is not yielding. अध्यक्ष जी, He is not yielding. आप कहें तो Minister has to yield. पर टाइम मैं ज्यादा आपका समय लेना नहीं चाहता, और आपको भी मेरे वजह से तकलीफ नहीं होना। मेरी जो अवधि थी, मैंने जो काम किया, यही एक्स प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, उनसे पूछिए कितने प्रोजेक्ट पड़े हुए थे, उसको हमने कैसे लाया। 2G स्पेक्ट्रम, ये सारी चीजें भाषण बाहर बोली है, यहाँ बजट में। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, आप बोले, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। माननीय मंत्री जी, सभापति जी, कोई बात आप सबकी रिकॉर्ड करी जा रही है। माननीय मंत्री जी, सभापति जी, माननीय एलओपी, आप कल 46 मिनट प्लीज। सभापति जी, मान्यवर सभापति जी, एकदम आप सब 7 घंटे बहस कर चुके हैं, और माननीय एलओपी साहब अब 46 मिनट बोल चुके हैं। आप प्लीज मंत्री जी को सुनिए, प्लीज। मान्यवर सभापति जी, प्रत्येक मान्यवर सांसद ने जब भी अपना वक्तव्य रखा, मैंने शांति से एक मान्यवर सांसद का
मैंने शांति से एक मान्यवर सांसद का वक्तव्य सुना और इसके अलावा भी मैं सबसे निवेदन करता हूं, ओपन हाउस है हमारा ऑफिस में, आप कभी भी पधारे, कोई भी पॉइंट पे आए, किसी भी विषय पे आए, मैं चर्चा के लिए हाजिर हूं और जरूर करूंगा। और आपने जो स्पेसिफिक पॉइंट बोले, इसीलिए मुझे स्पेसिफिक जवाब देना पड़ा, वरना मैं इस बात को नहीं करता, बिल्कुल नहीं। प्लीज 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 चेयर पर बैठ कर ना बोलो, रिकॉर्ड पे नहीं जाके, प्लीज नो, प्लीज प्लीज आपस में बात ना करें, प्लीज। माननीय मंत्री जी, प्लीज प्लीज आपस में बैठकर बात ना करें, प्लीज प्लीज प्लीज। मान्यवर सभापति महोदय, प्लीज मान्यवर सभापति महोदय, प्लीज। रेलवे एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है। आपकी बात के अलावा कोई चीज रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। माननीय सभापति महोदय, रेलवे एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल ऑब्लिगेशन है। प्लीज, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल ऑब्लिगेशन है। साथ ही साथ रेलवे से ये भी अपेक्षा की जाती है कि ये कॉमर्शियली भी वायबल हो। ये दो जो बड़े कंस्ट्रेंट हैं, इन दोनों कंस्ट्रेंट्स इन दोनों कंस्ट्रेंट्स के बीच में कैसे रेलवे को आगे ले जाना है, मैं उस पे अगले करीब 10-1 मिनट तक उस विषय पे रहूंगा। माननीय सभापति जी, आज भारतीय रेलवे करीब 800 करोड़ पैसेंजर्स साल में लेके जाती है। 135 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, कई पैसेंजर्स एक से अधिक बार ट्रेवल करते हैं, तो 800 करोड़ पैसेंजर्स पे आज हम लोग हैं। कई वर्षों तक हम लोग करीब 1,000 मिलियन टन के आसपास थे। पिछले 4-5 वर्षों में बहुत इसमें मेहनत हुई, काम हुआ और 1200 पे आए। 1200 के बाद में इस बार हम अंदाजन है करीब 31 मार्च तक हम लोग 1400 मिलियन टन पे पहुंचेंगे। ये भी अपने आप में गर्व की बात है, क्योंकि विश्व में केवल 3 देश हैं, यूएस, रशिया और चाइना, जो कि इतनी बड़ी, जो माननीय एलओपी साहब ने भी चर्चा की थी, जो इस इतनी बड़ी मात्रा में माल की ढुलाई करते हैं, फ्रेट कार्गो कैरी करते हैं। हम लोग करीब अब टॉप 2 में रहेंगे 1400 के बाद में, 1400 को क्रॉस करने के बाद में। करीब 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू है और करीब 2,40,000 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट का बजट है। 1 करोड़ का करीब रेल परिवार है। इसको अगले 10 वर्षों में जो हमारे देश की एस्पिरेशंस है, हमारे नागरिकों की एस्पिरेशंस है, भारतीय जनता की जो एस्पिरेशंस है, हमारे आने वाली जनरेशंस की जो एस्पिरेशंस है, इसको अगर पूरा करना है तो हमको आने वाले 10 वर्षों में टारगेट करना पड़ेगा कम से कम 800 करोड़ से 1000 करोड़ पैसेंजर्स पे जाएं हम लोग। 1400 मिलियन टन से 3000 मिलियन टन पे जाने का एस्पिरेशन लेना पड़ेगा। अगर वो नहीं लेंगे तो हम कभी भी पैसेंजर्स की जो प्राइस है, पैसेंजर का फेयर है, उसको क्रॉस सब्सिडाइज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए कार्गो को हमें कम से कम 2 गुना 2.5 गुना बढ़ाना पड़ेगा। फ्रेट चार्ज नहीं, अमाउंट, वॉल्यूम। करीब 3.5 लाख करोड़ रेवेन्यू पे पहुंचना पड़ेगा और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हर साल करना पड़ेगा, तभी जाके इस देश की एस्पिरेशंस को हम लोग मीट कर पाएंगे। इस सब को करने के लिए सबसे पहले इस सब को करने के लिए आज क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ये स्टेप्स अगर आज हम लेंगे तभी जाके इसके रिजल्ट्स आने वाले 2-3 वर्षों में, 4 वर्षों में, 5 वर्षों में आने लगेंगे। सबसे पहला यात्रियों की दृष्टि से, आम हमारे भारतीय जनता की दृष्टि से, आम नागरिकों की दृष्टि से सबसे पहले क्या? सबसे पहले स्टेशंस। आपने देखा माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, 2014 से पहले किस तरह की गंदगी रहती थी। आज किसी भी स्टेशन पे जाए, जो भी माननीय सांसद मिलते हैं मेरे से, सभी कहते हैं, मानते हैं आज सफाई है। और सफाई के पीछे कई चीजें, एक तो साफ सफाई, स्टेशंस में कई तरह के परिवर्तन, बायो टॉयलेट्स, करीब 2.5 लाख से ज्यादा बायो टॉयलेट्स लगाना, इस तरह के कई सारे प्रयास हुए। साथ ही साथ एक्सपेरिमेंटल, दो हमें किसी बाहर के मॉडल को तो लाके या थोप नहीं सकते, हमें अपनी जमीन के हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपना खुद का एक मॉडल डेवलप करना होता है। 2 स्टेशंस बहुत सफल तरीके से वर्ल्ड क्लास बने, गांधीनगर और रानी कमलापति। अब उससे जो लर्निंग्स मिली है,
उन लर्निंग से, उनसे जो सीखने को मिला, उससे हम कैसे आगामी वर्षों में, आगामी महीनों में 40, 50, 60 स्टेशन किस तरह से ले, और उससे एक इस तरह से जो रैपिड कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी है उसको हम जल्दी से जल्दी सीखें। और स्टेशन अपने शहर का एक केंद्र बने। स्टेशन केवल पैसेंजर्स के लिए ना हो, बल्कि साथ ही साथ शहर के अंदर जितने लोग हैं उनके लिए भी हो, एक आने जाने की जगह हो, अच्छे रेस्टोरेंट्स हो, उसमें इस तरह की व्यवस्था बने कि उस शहर की जो खास चीजें हैं उन चीजों को भी उस स्टेशन पे उपयोग करने को मिले और आने जाने वाले पैसेंजर्स उसका उपयोग कर सके। इस सब धारणा को लेके एक वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का इस बार बजट में अनाउंसमेंट किया गया है। उस पर ऑलरेडी काम चालू हो गया है। करीब हर एक जोनल रेलवे में एक स्टेशन को भी पायलट के तौर पे लिया जा रहा है और बहुत अच्छे सुझाव आए हैं देश भर से। हमारी जो यूनिक डाइवर्सिटी है, जिस डाइवर्सिटी को हम सब सेलिब्रेट करते हैं, और इस तरह का हाउस जो देश के विभिन्न कल्चर्स को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे इस डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने का एक तरीका है, इस डाइवर्सिटी को प्रोपेगेट करने का एक तरीका है। जैसे मधुबनी पेंटिंग्स हुई, फिर एतिको पक्का टॉयज हुए विशाखापट्टनम के, हैंडलूम साड़ीज हावड़ा में, असमीज गमछा, आपके तिरुपति कलमकारी साड़ी, सिल्वर एंड स्टोन ज्वेलरी ऑफ जलेश्वर उड़ीसा के नॉर्दर्न पार्ट में, राजकोट का टेराकोटा, कई तरह की, कोटा में कोटा की डोरिया टेक्सटाइल, बिलासपुर का डोकरा बेल मेटल, इस तरह से कई सारे, जयपुर का सांगनेरी प्रिंट, कई तरह के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको स्टेशन पे लाके आने जाने वाले यात्री भी उसकी उपयोग करें और साथ ही साथ उस स्टेशन के माध्यम से अपने शहर की एक डाइवर्सिटी को दिखाने का भी मौका मिले। तो ये पैसेंजर्स की दृष्टि से स्टेशन के बाद में आता है इम्पोर्टेंट विषय आता है, वो है ट्रेन्स का। 1950 की टेक्नोलॉजी थी, 1950-1960 की टेक्नोलॉजी थी ICF की। उसके बाद में 1970-1975 की टेक्नोलॉजी आई LHB की। बाद में कोई चेंज नहीं आया, कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया, कोई टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म चेंज नहीं किया गया। 2017 में प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया, हमें हमारे देश में हमारे ही इंजीनियर्स द्वारा डेवलप करनी है एक ऐसी वर्ल्ड क्लास ट्रेन जो दुनिया में टक्कर दे, दुनिया उसका लोहा माने। सभापति जी, गर्व की बात है, हमारे इंजीनियर्स ने डेवलप किया। 2017 में ये संकल्प लिया गया। 2019 में 2 वर्षों के अंदर जनरली मुझे थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग का ज्ञान है, भूल चुका हूँ पढ़ाई अपनी, लेकिन थोड़ा बहुत समझ है। इस तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में जनरली 4 से 5 या 4 से 7 वर्ष लगते हैं, लेकिन मेहनत की दिन रात। 2019 में पहली 2 वंदे भारत निकली। अभी तक करीब 10 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है दोनों रेक्स। बहुत सारे उसमें मॉडिफिकेशंस आए, क्योंकि जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है, नई टेक्नोलॉजी को प्रूव करने में टाइम लगता है। उसको प्रूव करने के बाद में इस बार लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 75 ट्रेन 2013 तक मैन्युफैक्चर करने का संकल्प दिया, और ये पिछली ट्रेन से बेटर वर्जन होगी। वो वर्जन 1 था, ये वर्जन 2। और उसके बाद में जब सक्सेस दिखी नए ट्रेन्स की डिज़ाइन में, जिस तरह से प्रोग्रेस अभी चल रही है डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग में, उसके बाद में इस बजट में 400 वंदे भारत का अनाउंसमेंट हुआ है। और पूरी हमें कई मान्यवर सांसदों ने, शायद ऑनरेबल LOP साहब ने कहा कि केवल 2 ट्रेन चलाई अब तक। 2 नई ट्रेन की बात है। 2 नई ट्रेन ये आप पिछले 40 वर्षों में भी तो बना सकते थे, क्या आपने बनाई? अध्यक्ष जी, कोई भी नई टेक्नोलॉजी पीछे बैठकर बात ना करें आपस में प्लीज। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसमें समय लगता है और उसको प्रूव करना पड़ता है। चाहे आप उदाहरण लें जापान की बुलेट ट्रेन का, 1992 में E2 सीरीज आई, 1997 में E3 सीरीज आई। यानी कोई भी एक सीरीज अगर बनती है, वो प्रूव होती है, चलती है, उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है, देखने के बाद में फिर
उसका नया वर्जन आता है। इसी तरह से इंजीनियरिंग की डेवलपमेंट तो ऐसे ही होती है। 2011 में जाके E5 आई। तो इस तरह से कोई अगर प्रश्न लगाए कि केवल 2 ही आपने चलाई, तो उनको ये भी तो देखना चाहिए अपने पास्ट में, अपने ही इतिहास में, कि इससे पहले क्या किया। क्या हम 1970s में ही हमें इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स में नहीं जाना चाहिए था? जब सारी दुनिया 1990s में EMU की तरफ शिफ्ट हो चुकी थी, तो हम क्यों नहीं शिफ्ट हुए? हम क्यों लोकोमोटिव के हिसाब से ही चलाते रहे ट्रेन को? तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आज मान्यवर LOP साहब पूछते हैं, लेकिन अपने पीछे भी इतिहास में भी देखना चाहिए। अध्यक्ष जी, बुलेट ट्रेन पे बहुत सारे प्रश्न आए, कई तरह की बातें हुई और कई तरह के प्रश्न चिन्ह भी लगे कि क्या जरूरत है बुलेट ट्रेन की, क्यों हमें। अध्यक्ष जी, सभापति जी, मैं छोटा सा इस सदन के सामने प्रश्न रखना चाहूंगा कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन की एस्पिरेशंस क्या है? क्या हमारी एस्पिरेशंस में आधुनिक होना नहीं है? क्या हमारी एस्पिरेशंस में हमें टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करना नहीं है? क्या हमारी एस्पिरेशंस में एक अफोर्डेबल जर्नी, अफोर्डेबल गुड क्वालिटी जर्नी नहीं है? है ही। आप किसी भी नौजवानों से पूछिए, आप किसी से भी पूछिए, हर कोई चाहता है कि ट्रेन में ट्रैवल करे, लेकिन ट्रेन्स एक जमाने की गति से, एक जमाने के तरीके से चलती आ रही थी, इसलिए बहुत बड़ी जनसंख्या जो चाहते हुए भी ट्रेन में आज नहीं जाती है, जो चाहते हैं कि ट्रेन में जाए लेकिन नहीं जा पाते। ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स को अगर देखें तो 1000 किलोमीटर से ज्यादा के लिए एयर इज द मोस्ट सूटेबल, लेकिन भारत जैसे देश में जहां 135 करोड़ जनसंख्या है, जहां 800 करोड़ ट्रिप्स आज भी है, जो कि 1000 करोड़ की तरफ बढ़ने वाली है, उसमें हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की चीजों को अडॉप्ट करना ही होगा। दुनिया भर में 25 देशों ने ऑलरेडी हाई स्पीड को, बुलेट इज अ कोलोकियल नेम, उसका भी एक इतिहास है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो जापान ने ट्रेन बनाने की कोशिश की थी 160 kmph की, जो कि आज हमारी वंदे है उसके हिसाब से, तो तब उसका नाम उन्होंने बुलेट ट्रेन दिया था। कुछ उसका एग्जैक्ट नाम भी है शायद, दांगान रेशा डायरेक्ट भाई को पता होगा पक्का, दांगान रेशा 1939 में। तो वही नाम फिर बाद में वर्ल्ड वॉर हुआ, तो वर्ल्ड वॉर के कारण में उसका बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली शेल्व हो गया, आगे प्रोग्रेस नहीं हुई। फिर 1960s में, लेट 1950s में, 1964 में जाके शिंकानसेन के नाम से आई। शिंकानसेन का अगर लिटरल ट्रांसलेशन देखोगे तो दैट इज न्यू ट्रंक लाइन, लेकिन जो बुलेट ट्रेन पहले का नाम चल रहा था वही कोलोकियली उसी नाम से लोग जानने लगे। वो जो ट्रेन्स आज जापान में E5 सीरीज चल रही है, उसी ट्रेन्स को भारत में ला रहे हैं। और साथ ही साथ सभापति जी, एंटायर सिविल वर्क, ट्रैक वर्क, सारा का सारा भारत के इंजीनियर्स कर रहे हैं, भारत की कंपनियां कर रही है। ये टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने का एक तरीका है। बातें आई, हर 100 मीटर के बाद में जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया गया है एंटायर सॉइल का, एंटायर स्ट्रेच का। कहीं पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, कोई शॉर्टकट नहीं लिया गया। एशिया की सबसे बड़ी जियो टेक्निकल लेबोरेटरी स्थापित हुई है सूरत में। इस प्रोजेक्ट के लिए एशिया की सबसे बड़ी जियो टेक्निकल लेबोरेटरी स्थापित हुई है सूरत में। आज और जो प्रोग्रेस हो रही है, उस प्रोग्रेस के चलते आज करीब 8 किलोमीटर पर मंथ पिलर्स कास्ट हो रहे हैं। 29 किलोमीटर के पिलर्स कास्ट हो चुके हैं, क्लोज टू 80 किलोमीटर के इसमें फाउंडेशन कास्ट हो चुका है। अब आगे जब, और इंजीनियर्स की टीम बहुत इसको अच्छे से सोच समझ के कर रही है कि आगे मॉनसून जब आएगा तो मॉनसून में फाउंडेशन का काम करना मुश्किल होता है। इसके लिए अभी पहले पिलर्स ज्यादा कास्ट करो, जब मॉनसून का पीरियड आएगा तो गर्डर और वायडक्ट ऊपर वाला कंप्लीट करेंगे। तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस चल रही है, हमें गर्व करना चाहिए। ऐसे प्रोजेक्ट्स के कारण देश की दिशा बदलती है। ऐसे प्रोजेक्ट्स को कोई वैनिटी प्रोजेक्ट्स बोले तो ये शर्म की बात है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि जब दिल्ली मेट्रो आया था माननीय सभापति जी,
तब भी इसी तरह की बातें हुई थी। जब मैं श्रद्धेय अटल जी के साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला, जब 4 लेन की बात आई थी, जब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात आई थी, तब भी कहा जाता था कि कहाँ देश में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की जरूरत है, क्यों कोई 54,000 करोड़ खर्च करेगा। ऐसी बातें देखिए करना आसान होता है, क्वेश्चन करना आसान होता है, लेकिन हिम्मत के साथ किसी प्रोजेक्ट को लेके कंसेप्चुअलाइज करके उसको एग्जीक्यूट करना, वो एक बड़ी बात होती है। वो है हमारी सरकार की। आपकी सरकार केवल विजन रखती थी, हमारी सरकार एग्जीक्यूट करती है, काम करती है और हर एक पॉइंट पे एक बारीकी से देख के उसको आगे लेके जाती है। अध्यक्ष जी, मैं भारत की संस्कृति के बारे में एक विषय रखूंगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देखो दुनिया में किस तरह से छोटी चीज होती है, उसका लोग अपने देश में बहुत एक अच्छे तरीके से उसका वर्णन करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपने कल्चर को दिखाते हैं। जबकि भारत की संस्कृति इतनी गौरवमयी है, इतनी गरिमामयी है, इतनी डाइवर्स है, उसको दिखाने का माध्यम रेलवे एक बहुत अच्छा हो सकता है। इसीलिए भारत गौरव के नाम से एक नई श्रृंखला चालू की है। इस नई श्रृंखला का पहला 2 एग्जाम्पल बहुत अच्छे हुए हैं। बीच में कोरोना आया इसलिए रुक गए, लेकिन उसके बाद में अब रामायण हुई, काशी विश्वनाथ हुई, इसके बाद में और भी बहुत सारे जो सर्किट्स हैं उस पर काम चलेगा और आप सब के सब जुड़े, हर एक राज्य जुड़े इसमें अभी तो कुछ दिनों पहले कर्नाटक सरकार के माननीय मंत्री जी आए थे, वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए थे। तो इस तरह के आप कोई भी अपने अपने राज्यों से, अपने अपने क्षेत्र से अपने कॉन्सेप्ट लेके आए। ये तो भारत एक है, भारत हमारा है। भारत किसका है भाई? हमारा ही तो है। हमारे इसकी संस्कृति को अगर संजोना है तो हमें ही संजोना है। कोई बाहर से आके तो कोई देखने वाला नहीं है, बाहर से आके तो कोई संजोने वाला नहीं है, हमें ही संजोना पड़ेगा, हमें इसको गौरवमयी करना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, मैं छोटे किसानों की और छोटे उद्यमों के लिए एक विषय रखूंगा। जो मोर देन अ ट्रक लोड या मोर फुल रेक का जो है, उसके लिए रेलवे में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, कई वर्षों से डेवलप होती आई है। मैं नहीं कहता कि 14 के बाद में ही चालू हुई, तो लेकिन छोटे किसानों के लिए और छोटे उद्यमों के लिए जो पहला एक्सपेरिमेंट हुआ किसान रेल का, उस एक्सपेरिमेंट से लर्निंग्स लेने के बाद में अब एक बहुत ही अच्छा एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। किस तरह से एक नया प्रोडक्ट बनाया जाए, किस तरह से एक क्यूबॉइड की भी संरचना की गई, एक जो एयरलाइंस में यूज होते हैं उन कंटेनर्स की भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। इसके अलावा एक और स्पेशल कंटेनर, छोटा कंटेनर बना के, जैसे कि जो हमारे एमएसएमई सेक्टर है, माइक्रो सेक्टर है और जो छोटे किसान है, वो देश के किसी भी कोने से दूसरे कोने में सामान को पहुंचा सके एक सुलभ दर पे और एक सेफ वे में, उसके ऊपर भी एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। बहुत जल्दी उसके अच्छे रिजल्ट आने चाहिए। अध्यक्ष जी, ये आज लोकसभा में गिलेटिन भी है, तो इसी कारण मैं एकदम संक्षिप्त रहूंगा। कुछ विशेष कुछ पॉइंट्स और रेज किए गए थे डिबेट के दौरान। मैं सारे पॉइंट्स को अगर कवर न कर सकूं तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप कभी भी मिलें और ज़रूर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहला ऑपरेटिंग रेशियो का। ऑपरेटिंग रेशियो ज़रूर पहले की अपेक्षा जो उसमें परिवर्तन आया, उसका सबसे बड़ा कारण है पे कमीशन की सैलरीज का। वो बढ़ा, उसके कारण ऑपरेटिंग रेशियो पे उसका इम्पैक्ट हुआ, लेकिन बहुत जल्दी वो सुधर भी जाएगा। जैसे ही हमारा कार्गो का वॉल्यूम बढ़ता है वैसे वैसे ये सुधर भी जाएगा। दूसरा विषय है प्राइवेटाइजेशन का। मेरे पूर्ववर्ती ऑनरेबल श्री पीयूष जी गोयल जी ने बहुत क्लियरली सदन में कहा, इस हाउस में भी कहा, उस हाउस में भी कहा कि कोई रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसका सोशल ऑब्लिगेशन है और वही बात मैं एकदम क्लियरली दोहरा रहा हूँ, कोई इसमें रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं है। तीसरा विषय आया स्टॉपेजेस का। स्टॉपेजेस का रैशनलाइजेशन इस भावना के साथ किया गया था कि रेलवे को ट्रेन्स को अगर टाइम पे चलाना है तो जैसे यथासंभव उसको एक ऑप्टिमल वे में चलाना चाहिए। कई आईआईटी बॉम्बे ने इसकी पूरी एक्सरसाइज की थी 2 साल पहले। आईआईटी बॉम्बे ने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, उनका ऑपरेशंस रिसर्च डिपार्टमेंट है, उन्होंने साइंटिफिक तरीके से किया था कि किसी जगह पे अगर मल्टीपल ट्रेन्स की सर्विसेज मिल रही है या फिर पैसेंजर्स बहुत कम है, उसको रैशनलाइज किया। मुझे पता है मेरे सामने आप सब ने कई मान्यवर सदस्यों ने ये विषय रखा है कि
इसके कारण दिक्कत आई है, उसको हम रिकंसिडर कर रहे हैं और बहुत सारी जगह उसका एक सोल्यूशन भी निकला है। उस हाउस में सुभाष जी बहड़िया जी ने बहुत अच्छा एक सुझाव भी दिया था, उस सुझाव पे भी हम ऑलरेडी उस पर रेलवे के अधिकारी लोग उस पर काम करने चालू हो गए, उसका सोल्यूशन भी निकल जाना चाहिए। कई मान्यवर सदस्यों ने कहा कि कोचेस की कंडीशन बहुत ख़राब है। ज़रूर पहले वाले ICF की कोचेस की दिक्कत थी, लेकिन जिस गति से अभी नए LHB कोचेस बन रहे हैं, इस साल का टारगेट करीब करीब 5,000 से अधिक कोचेस बनाने का टारगेट है। तो ऑन एन एवरेज हर महीने 5 से 6 ट्रेन्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा। ऑलरेडी रिप्लेस हो ही रही है, आप सबने देखा ही है, और बहुत तेज़ी से इसमें रिप्लेसमेंट होता रहेगा। एम्प्लॉयमेंट की बात आई, एम्प्लॉयमेंट में मैं तथ्य रखना चाहूँगा सबके सामने, क्योंकि किसी ने कहा कि आपने तो पूरा एम्प्लॉयमेंट ही बंद कर दिया, किसी ने कहा कि रेलवे में तो अब कोई एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होता, बंद ही हो गया, बैन हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है, रिक्रूटमेंट चल रहा है। माननीय सभापति जी, 9 से 14 में 2,42,709 अपॉइंटमेंट्स हुए थे। उसके बाद में 14 से अब तक ऑलरेडी 3,44,646 अपॉइंटमेंट्स हो चुके हैं। साथ ही साथ अभी चल रहा है 1,40,713 पोजीशंस पे रिक्रूटमेंट चल रहा है। ज़रूर दिक्कत हुई थी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कैंडिडेट्स के बीच में और हमारे अधिकारियों के बीच में, लेकिन हमने अत्यंत संवेदना के साथ उस मैटर को डील किया और जल्दी से उसको सॉल्व भी किया, संवाद भी किया और उस प्रॉब्लम को आगे बढ़ने नहीं दिया। डिस्क्रिमिनेशन की बात आई, सारे के सारे राज्यों का किस राज्य को अलॉटमेंट है, उसके आंकड़े रखे जा सकते हैं। समय की मर्यादा है, तो मैं सभी एक स्टेट का नहीं रखूंगा आंकड़ा, लेकिन किसी भी स्टेट के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है। माननीय सभापति महोदय, बहुत क्लियरली मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, आप लैंड एलोकेशन में, लैंड एक्विजिशन में हमारी मदद कीजिए। आप 2 कदम चलेंगे, हम 5 कदम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। प्लीज नो, प्लीज पेशेंस प्लीज नो, प्लीज। नई जोन्स की बात आई, नई जोन्स की बात आई, प्लीज नई जोन्स और नई डिविजन्स की बात आई। मैं आपको साइंटिफिकली और बहुत ही ट्रांसपेरेंटली सबके सामने रखना चाहूँगा, कहीं पर भी रीजनल बेसिस पे जोन बनाने की हमें बात नहीं करनी चाहिए। अगर हम रेलवे के हितैषी हैं, अगर हम देश के हितैषी हैं, तो हमें रेलवे को ऑपरेशनल बेसिस पे ही चलते रहना देना चाहिए। उसमें कभी भी रीजनलिज्म लाने की हमें ज़रूरत नहीं है। जो पार्लियामेंट में कमिटमेंट किया गया है साउथ कोस्ट का, वो भी ऑनरेबल आचार्य साहब ने कहा था कि क्या वो रीजनल बेसिस पे, वो भी रीजनल बेसिस पे नहीं होगा। उसमें भी जो कमिटमेंट किया गया उस कमिटमेंट को पूरा किया जाएगा और उस पर काम तेजी से अभी पिछले 6 महीने में अच्छी प्रोग्रेस भी हुई है साउथ कोस्ट में, साउथ कोस्ट रेलवे में। बात आई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, क्वेश्चन किया गया था। रेलवे ने कई वर्षों तक अपने फेयर्स बहुत ही वाजिब रखे हैं। आज पैसेंजर्स को यात्री सेवाओं में 1 रुपये 16 पैसा, ऐसा कैलकुलेशन ऑफिसर्स ने किया है, 1 रुपये 16 पैसे कॉस्ट आती है, लेकिन हम चार्ज करते हैं केवल 48 पैसे। करीब 62,000 करोड़ का सोशल ऑब्लिगेशन सब्सिडी पैसेंजर फेयर्स पे दी जाती है और ये हमारी संवेदनशील सरकार है, हम उसके ऊपर निर्भर है, उस पर कायम है, उसमें कोई प्रश्न नहीं है। सेपरेट बजट की बात आई, सेपरेट बजट की बात इसलिए ज़रूरी थी, जो मैंने शुरू में कहा कि रेलवे की सबसे बड़ी समस्या थी इसमें इन्वेस्टमेंट की कमी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बिना रेलवे का डेवलपमेंट हो नहीं सकता था। तो पुरानी जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में जनरल बजट से जितना भी आता था उसके अगेंस्ट कुछ तो डिविडेंड देना पड़ता था रेलवे को और कुछ उसके ऊपर कैपिटल चार्ज पे इंटरेस्ट भी लगता था। तो वो एक ऐसी व्यवस्था थी जिस व्यवस्था के कारण रेलवे में कभी भी इनफ कैपिटल आ ही नहीं पाया। तो रेलवे में कैपिटल सफिशिएंट आए, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया था और ये दुनिया भर की यही व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि कोई अनूठी व्यवस्था है, दुनिया भर में इसी तरह का है कि जो देश का बजट होता है उसी बजट से कैपिटल इन्वेस्टमेंट का प्रावधान किया जाता है। इसी के कारण इस रेल बजट को जनरल बजट में मर्ज करने के कारण ही आपने देखा कि आज हम 2.5 लाख करोड़ की
कैपिटल इन्वेस्टमेंट की एलोकेशन कर पाए, जो कि पुरानी व्यवस्था में संभव ही नहीं था। ये बहुत ज़रूरी स्टेप था, इसमें कहीं किसी को ये डाउट करने की ज़रूरत नहीं कि उससे हमारी रेलवे की इम्पोर्टेंस कम होगी। रेलवे की इम्पोर्टेंस कम नहीं हुई, बल्कि इसके रेलवे की व्यवस्था में और ज़्यादा इसमें फैसिलिटी बढ़ी, सुधार ही आया इससे। सिल्वर लाइन की बात आई, सिल्वर लाइन की बात आई। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट अध्यक्ष जी केरला का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, और मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि किसी भी 63,000 करोड़ के प्रोजेक्ट, 63,000 करोड़ का स्टेट गवर्नमेंट का एस्टिमेट है, लेकिन हमें लगता है कि 1 लाख करोड़ से ऊपर जाएगा। वो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के हिसाब से बनाया गया है और इंटर ऑपरेबल नहीं है, यानी उन ट्रैक्स पे दूसरी ट्रेन्स नहीं चल सकती। उसको स्टैंडर्ड गेज के हिसाब से बनाया जा रहा है, तो स्टैंडर्ड गेज पे ब्रॉड गेज की गाड़ी नहीं चल सकती। और भी कई सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, तो उन सब प्रॉब्लम्स को, उन सब, और इकोलॉजिकल इश्यूज भी हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज भी हैं, पब्लिक का भी एक बहुत सीरियस एजिटेशन है। मेरा निवेदन है मेरे केरल से आए हुए, चाहे इधर के हो या इधर के हो, सभी भाइयों से मेरा एक ही निवेदन है कि सभी मान्यवर सांसदों से ये एक ही निवेदन है कि इसको संवेदना के साथ सिस्टमेटिकली एक बहुत ही सही तरीके से सोच समझ के आगे ले जाना चाहिए। इसमें कोई जल्दबाजी न करें, पर जो भी फैसला होगा वो फेयर डिसीजन होगा, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है कि इसमें कहीं पर आप मन में कोई डाउट न लाए। एक फैसला फेयर होगा, अच्छा फैसला होगा, जो केरल के हित में होगा। बाकी इसके अलावा भी मान्यवर सभापति जी बहुत सारे विषय आए। मैं निवेदन करूंगा कि जो भी सांसद महोदय का कोई भी इंडिविजुअल पॉइंट हो, उस पॉइंट को लेके आ सकते हैं कभी भी। मैं तुरंत अपने ऑफिसर्स को बुला लूंगा वहीं पे ऑफिस में ही, और उसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो सॉल्वेबल नहीं है। मान्यवर ठाकुर साहब ने कल बहुत ही पीड़ा के साथ कहा था, मैंने तुरंत जाने के बाद में पूछा तो हाँ ज़रूर गलती हुई, हमारे ही अफसर से गलती हुई थी। मैंने उनको कहा था कि आप 7 दिन के अंदर अंदर वहाँ पे जाके विजिट करना, लेकिन वो विजिट नहीं किया उन्होंने, तो उनको अच्छी डांट पड़ी है। आपकी बात का समाधान होगा, मुझे पूरी आशा है। तमिलनाडु के बारे में माननीय सांसद महोदय तमिलनाडु के बारे में कह रहे हैं, तमिलनाडु के भी आपने अच्छा किया मुझे याद दिलाया। ऑनरेबल चेयरमैन सर, there are 21 projects with a length of about 1,411 kilometers. Project cost estimated to be about 20,443 crore. The allotment made for the state is about 3,800 crore, not 58 or somebody used the word 380 crore. It is 3,800 plus crore, and that's the record allocation for Tamil Nadu. It has never been done in that much amount. But my request to the government of Tamil Nadu is, through Honorable Chairman Sir, that the 1,544 hectare land that is required, please help us acquire the land. Only 200 odd hectare has been acquired so far. Much more help is needed from the government of Tamil Nadu. Then only the projects can succeed. That is why I requested. And the government to Honorable Chairman Sir, मैं इसी सदन में कहना भी चाहूँगा, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कई ऐसे स्टेट गवर्नमेंट से जो कि बहुत प्रोएक्टिव होके लैंड एक्विजिशन में, लॉ एंड ऑर्डर में मदद भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी है। और रेलवे का तो ऐसा है कि अगर प्रोग्रेस हुई तो नेचुरली एलोकेशन अगली बार बढ़ाने में सुविधा रहती है, मदद रहती है। तो इसी तरह की, इसी विजन के साथ, इन्हीं पॉइंट्स के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे विषय रहेंगे। प्लीज मैं शेष में मैं अंतिम 2-3 मिनट प्लीज ऑनरेबल एलओपी साहब, यू आर सच ए सीनियर पर्सन, काइंडली प्लीज ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं शेष में सिर्फ भारत के इंजीनियर्स की और आत्मनिर्भर भारत की एक और उपलब्धि आपके सामने रखना चाहूंगा। वो है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच। कई वर्षों से देश की एक रेलवे की एक जरूरत थी, जो कि
जो कि आप एक विजन डॉक्यूमेंट में रखते थे, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ही इंजीनियर्स को इंस्पायर करके एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जो आज वर्ल्ड में उसकी चर्चा हो रही है। जैसे वंदे भारत की चर्चा हो रही है, वैसे ही कवच की चर्चा हो रही है। और हमें अपने इंजीनियर्स को क्वेश्चन करने के बजाय हमें उनके ऊपर गर्व करना चाहिए, हमारे टैलेंट पे गर्व करना चाहिए। उसी गर्व के लिए, और हमारी सरकार इस विश्वास रखती है अपने इंजीनियर्स की टैलेंट पे, इसीलिए मैं स्वयं ट्रेन में चढ़ा कि देखें, जो ट्रेन में चढ़ने से पहले हमारे जनरल मैनेजर साहब बोल रहे थे, साहब आप मत चढ़ो, कोई बात नहीं, ट्रेन को चलने दो। लेकिन सच में इतना अच्छा सिस्टम डेवलप हुआ है। इस सदन में उन इंजीनियर्स की हौसला बढ़ाई के लिए मैं निवेदन करूंगा, आप सभी उनका हौसला बढ़ाएं। तो इस तरह से इस मल्टी डायमेंशनल विजन के साथ माननीय सभापति महोदय, रेलवे आगे बढ़ रही है। डायरेक्ट ब्रायन साहब, माननीय सांसद जी कह रहे थे पीएमओ का डिस्कशन है। हाँ, हमें गर्व है, हमें प्रधानमंत्री जी गाइड करते हैं, एडवाइस करते हैं आगे की सोचने की। आपकी तरह नहीं, जहां पे कोई एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी से डिसीजन लेने जाना पड़ता था। प्रधानमंत्री जी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उनका हक है, संविधान में है। उसके हिसाब से हम उसके हिसाब से अगर उनकी गाइडेंस लेते हैं तो इसमें आपको कोई कटाक्ष करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Now, please. Sir, when Honorable LOP spoke, he made an expression, "Bhashan bahar karo." I suggest that, I request that it should be removed from It will be the. examined. It will be examined. Page. Now a special mention. Discussion on railway is over. श्रीमती शांता छेत्री Thank जी, you, आपकी sir. बात रिकॉर्ड पे जा रही है। Thank you, sir.